जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के भूगोल विषय के एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर परिचर्चा करेंगे, जिसका नाम होगा जल संसाधन। जल क्या है, जल के कौन कौन से स्रोत हैं, जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हम अपने जीवन के किन किन क्षेत्रों में जल का प्रयोग करते हैं, इसी बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए पहले जल संसाधन। जल एक संसाधन है। मन में होगा कि जल एक संसाधन है कैसे, तो आपको बता दें कि जल एक संसाधन है क्योंकि जल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारी आवश्यकता को पूरा करती है। जल एक संसाधन है क्योंकि जल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकता की, मतलब हमारी आवश्यकता को पूरा करने का काम करती है। जल एक यौगिक है। सबको पता है कि जल एक यौगिक है जो H, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है, H2O, मतलब हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 अणु के मिलने से जल का निर्माण होता है। जल जीवन का आधार है। जल क्या है? जीवन का आधार है। और आपको बता दें कि धरातल के, अगर हम ये बना ले धरातल, तो धरातल के मतलब 71.8% भाग पर जल है और 28.2% भाग पर क्या है, 29.2% भाग पर क्या है, स्थल है। जल की बात करें तो धरती के कुल क्षेत्रफल के लगभग 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर क्या स्थल है। पूरे धरती की बात करते हैं तो पूरे हमारे पृथ्वी पर 1400 मिलियन घन मीटर जल है। पूरे पृथ्वी की बात करें तो पूरे पृथ्वी पर 1400 मिलियन घन मीटर क्या है, जल है। और आपको बता दें कि कुल धरती के कुल क्षेत्रफल के 78 मतलब लगभग 71% भाग पर क्या है, जल है। इस 71% जल का 2.7% जल मीठा है और बाकी 97.3% जो जल है वह क्या है, नमकीन है। मतलब धरती पर जितना जल है उसका 2.7% मीठा है और 97.3% जल क्या है, नमकीन है। ये जो मीठा जल है हमारे पास, जो ये जो मीठा जल है, इस मीठा जल की बात करें तो इस कुल मीठा जल का, इस मीठा जल का मतलब 2.7% का 32%, मतलब 2.7 का ये जो 32% जल है वह जल शुद्ध है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, पी सकते हैं। और बाकी जो जल है मतलब इसका 32% जल पीने लायक है। इसका आपको बता दें 78% जल ध्रुवों पर है, 3% के आसपास वायुमंडल में जल विद्यमान है। हम भारत की बात करते हैं कि भारत के पास विश्व के कुल जल का कितना परसेंट है, तो आपको बता दें कि पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.45% भूभाग भारत के पास है और विश्व के कुल जनसंख्या का 17.7% लोग इंडिया में रहते हैं और विश्व के कुल जल का 4% जल अपने भारत में है। मतलब जब भारत में जल की बात करें तो संसार के कुल भूभाग का 2.45% भूभाग इंडिया के पास है
संसार में जितनी जनसंख्या है, जितने लोग हैं, उसका 17.7% लोग इंडिया में रहते हैं। और संसार में जितना जल है उसका 4% जल हमारे भारत में। दूसरी बात आपको चर्चा करें तो जब हम आज़ाद हुए तो आज़ादी के समय हमारे भारत में, आज़ादी के समय मतलब स्वतंत्रता की बात करें तो 1951 का आंकड़ा लेके चले तो 1951 में हमारे भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 5177 घन मीटर था। मतलब 1951 में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 5177 घन मीटर था। लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ते हुए जल संसाधन के दुरुपयोग या दोहन के कारण वर्तमान समय मतलब 2011 की बात करें तो 2011 में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता घटकर 1869 घन मीटर रह गई है। मतलब बड़ी जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है, मतलब लगभग हमारी जनसंख्या 3.5 गुना बढ़ गई है पिछले 70 वर्षों में। तो जल के उपलब्धता में भी 3.5 गुना की क्या दर्ज की गई है, गिरावट दर्ज की गई है। मन में प्रश्न होगा तो भारत में जल को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो भारत में जो जल संसाधन है तो भारत के जल संसाधनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक धरातलीय जल, भारत के जल को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक धरातलीय जल और दूसरा जो जल है वह है भूमिगत जल। भूमिगत भारत में जल संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो भारत में जल संसाधन को 2 वर्गों में बांटा, एक धरातलीय जल और दूसरा क्या है, भूमिगत जल। मन में प्रश्न होगा धरातलीय जल क्या है? तो धरातलीय मतलब धरातल के ऊपर, धरती पर क्या है? धरती पर क्या है? नदी है, झील है, झरना है, तालाब है, सागर है, महासागर है। तो धरती पर जो नदी है, झील है, झरना है, सागर है, महासागर है, तो इन नदी, झील, झरना, सागर, महासागर के जल को हम धरातलीय जल के नाम से जानते हैं। और आपको बता दें कि अपने भारत में जितना धरातलीय जल है, अपने भारत में प्रतिवर्ष 109 सेंटीमीटर जल वर्षा से प्राप्त होता है। अपने भारत में वर्षा से प्रतिवर्ष कितना जल प्राप्त होता है? तो 109 सेंटीमीटर, मतलब लगभग 2700 अरब घन मीटर। 2700 अरब घन मीटर मतलब 109 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष भारत में वर्षा के द्वारा जल प्राप्त होता है। आपको बता दें 2700 मीटर का मतलब 109 सेंटीमीटर या 2700 अरब घन मीटर का 1250 अरब घन मीटर जल भाष्प बनकर उड़ जाता है। मतलब भारत को प्रतिवर्ष की बात करें तो 2700 अरब घन मीटर जल प्राप्त होता है वर्षा से। इस 2750 का 1250 अरब घन मीटर वाष्प बनकर उड़ जाता है। और आपको बता दें वाष्प बनकर उड़ जाता है और जो जल बच जाता है उसका लगभग 790 अरब घन मीटर मतलब धरती सोख लेती है। पृथ्वी क्या करती है? सोख लेती है। तो बच गया आपका 8 12 20 मतलब 650 अरब घन मीटर ही जल मेरे पास रह जाता है, जो भारत के विभिन्न नदियों, झीलों में देखने को मिलता है। मन में प्रश्न होगा तो भारत में नदियों की बात करें तो भारत में जिस नदी की लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर है, मतलब 10,360 नदियां हैं भारत में, लेकिन इन नदियों की लंबाई 1.6 किलोमीटर है। भारत में 10,360 नदियां हैं, लेकिन इसमें उसी नदियों की गणना की गई है
जिस नदी की लंबाई 1.6 किलोमीटर है। हम बात करते हैं तो भारत में जितना जल है, आपको बता दें कि भारत में जितना जल है उसका 60% जल 3 गो नदी में है। वह है गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। भारत के कुल जल का या कुल धरातलीय जल का 60% जल मात्र 3 नदी में है। वो नदी है गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। और 16% जल भारत के कुल धरातलीय जल का 16% जो जल है वह दक्षिण भारत की 3 नदियों में है। वह कृष्णा, गोदावरी और कावेरी। भारत के कुल धरातलीय जल का 16% जल कृष्णा, मतलब आप ले सकते हैं कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी, 3 नदी में जल है। और बाकी जो छोटी नदियां हैं उसमें शेषवता जल मौजूद है। तीसरा है भूमिगत जल। क्या है? तो भूमिगत जल का मतलब होता है धरती के नीचे, धरती के तल में, धरती के सतह के नीचे जो जल पाया जाता है, धरती के नीचे, धरातल के नीचे पाए जाने वाले जल को हम भूमिगत जल के नाम से जानते हैं। मन में प्रश्न होगा तो भारत में जल भंडारण की क्षमता कितनी है? तो आपको बता दें, हम अगर चर्चा कर ले 1951 की, 1951 में भारत में 18 अरब घन मीटर, 1951 में भारत में 18 अरब घन मीटर जल भंडारण क्षमता थी। भारत में 1951 में जल भंडारण की क्षमता 18 अरब घन मीटर था। लेकिन विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में विकास के फलस्वरूप हम वर्तमान की बात करें, 2011 की बात करें, तो मेरे पास 127 अरब घन मीटर जल भंडारण की क्षमता हो गई। अब मन में प्रश्न होगा कि भूमिगत जल का हम प्रयोग किन किन कार्यों में करते हैं? भूमिगत जल का प्रयोग किन कार्य के लिए करते हैं? तो आपको बता दें कि भूमिगत जल का प्रयोग मतलब धरती के नीचे जो जल है हमारा, उस जल का प्रयोग सबसे पहले हम पीने के लिए करते हैं, दूसरा सिंचाई के लिए करते हैं, तीसरा कल कारखानों में मतलब उद्योग धंधों में करते हैं, उसके बाद बिजली के उत्पादन में करते हैं, और अन्य छोटे मोटे जो हमारी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। अब है जल जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या, शहरीकरण और औद्योगिकरण के विकास के फलस्वरूप दिन प्रतिदिन जल की मात्रा धीरे धीरे क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो मन प्रश्न हो इसके लिए उपाय, तो आपको बता दें कि जल के सुरक्षा के लिए, जल के संरक्षण के लिए 1990 में राष्ट्रीय जल बोर्ड का गठन किया गया। आपको बता दें 1990 में राष्ट्रीय जल बोर्ड का गठन किया गया। और आपको बता दें राष्ट्रीय जल बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं वह भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और 1983 ईस्वी में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, और पुनः जल के संरक्षण के उससे पहले भी 1983 में राष्ट्रीय जल संरक्षण परिषद का गठन किया गया। और आपको बता दें राष्ट्रीय जल संरक्षण परिषद के अध्यक्ष भी पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर ही होते। तो राष्ट्रीय जल बोर्ड का गठन 1990 में किया गया और राष्ट्रीय जल संरक्षण परिषद का गठन 1983 में किया गया। और इन दोनों के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अब बता दें आपको जल मंत्री इसके उपाध्यक्ष, और जल मंत्री जो होते हैं इन दोनों बोर्ड के उपाध्यक्ष होते हैं। मन में प्रश्न होगा तो सिंचाई क्या है? एक छोटा सा टॉपिक होगा कि जल का सबसे अधिक प्रयोग सिंचाई में होता है, जल का सबसे ज्यादा प्रयोग सिंचाई में होता है। तो मन में प्रश्न होगा सिंचाई क्या है और भारत में सिंचाई के साधन कौन कौन है? तो प्रश्न पहले जान ले कि कृत्रिम तरीके से खेतों तक पानी पहुंचाना सिंचाई कहलाता है। कृत्रिम तरीके से खेतों तक पानी पहुंचाना सिंचाई कहलाता है।
और आपको बता दें कि भारत में सिंचाई के जो प्रमुख साधन है वह है नहर, तालाब और कुआं। भारत में सिंचाई के मुख्य 3 सिंचाई क्या है? तो कृत्रिम तरीके से खेतों तक पानी पहुंचाना सिंचाई कहलाता है। और भारत में सिंचाई के 3 साधन मेन है, नहर, तालाब और कुआं। अब दूसरा प्रश्न होगा, तो भारत में फसलों को सिंचाई की जरूरत क्यों पड़ती है? फसलों को सिंचाई की जरूरत क्यों है? तो फसलों को सिंचाई भारत में इसलिए चाहिए कि नंबर 1, भारत में वर्षा अनियमित होती है, वर्षा समय पर नहीं होता है, इसलिए सिंचाई की जरूरत है। दूसरा, वर्षा का असमान वितरण। भारत के सभी राज्यों में वर्षा का वितरण समान नहीं है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां इतनी ज़्यादा वर्षा होती है कि फसल दह जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जो वर्षा के मौसम में भी सुखाड़ का मार झेलते हैं। तीसरा, वर्षा की अवधि निश्चित है। वर्षा केवल वर्षा ऋतु में होती है, लेकिन हमारे भारत के जो किसान हैं अपने खेतों में सालों भर पौधा लगाते हैं और वर्षा सालों भर तो होती नहीं है, वर्ष के कुछ खास महीना में होती है। इस कारण से भी हमें सिंचाई की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा कुछ ऐसे फसल हैं जिनको सिंचाई मतलब पानी ज़्यादा चाहिए, तो कुछ ऐसे फसल हैं जिनको जल ज़्यादा चाहिए तो सिंचाई करना पड़ेगा। उसके बाद सघन खेती। आज तीव्र गति से जनसंख्या हमारी बढ़ रही है और तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या को भरपेट भोजन उपलब्ध कराने के लिए अनाज ज़्यादा चाहिए। तो अनाज ज़्यादा तब होगा जब सघन खेती होगी, गहन खेती होगी। उसके बाद मिट्टी की प्रकृति और कुछ ऐसे भी फसल है जिनको उत्पादन करने के लिए जल की ज़्यादा जरूरत होती है। तो प्रश्न है, अगर आपसे प्रश्न करता है कि भारत में सिंचाई की आवश्यकता है क्यों, तो आपका उत्तर होगा भारत में सिंचाई की आवश्यकता है क्योंकि नंबर 1, वर्षा अनिश्चित होती है। नंबर 2, वर्षा का वितरण असमान है। नंबर 3, वर्षा की एक निश्चित अवधि है। नंबर 4, कुछ ऐसे फसल हैं जिनको ज़्यादा जल की जरूरत होती है। नंबर 5, भारत के बढ़ती हुई जनसंख्या को भरपेट भोजन कराने के लिए यहाँ पर गहन कृषि की जाती है। नंबर 6, यहाँ मिट्टी की प्रकृति ऐसी है कि कुछ मिट्टी को ज़्यादा जल चाहिए, किसी को कम चाहिए और कई क्षेत्र होते हैं कई वर्ष अनावृष्टि के शिकार हो जाते हैं और किसानों की इनकम को बढ़ाने के लिए सिंचाई की जरूरत होती है। फिर मन में एक प्रश्न आएगा, तो भारत में सिंचाई के लिए भौगोलिक सुविधाओं पर प्रकाश डालें। भारत में सिंचाई के विकास के लिए भौगोलिक सुविधाओं को लिखे तो आपको बता दें कि संसार के अन्य देशों में सिंचाई की जितनी उत्तम सुविधा या व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा सुविधा हमारे भारत में उपलब्ध या मौजूद है। संसार के अन्य देशों की तुलना में भारत में सिंचाई की सुविधा सबसे ज़्यादा उन्नत अवस्था में है। जैसे भारत में सिंचाई ज़्यादा होती है क्यों, तो विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत में समतल ज़मीन ज़्यादा है और समतल ज़मीन होगा तो सिंचाई करने में सहूलियत होगी। दूसरा, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है और मिट्टी उपजाऊ है, इस कारण सिंचाई की जरूरत पड़ती है। तीसरा, यहाँ नहर खोदना, नाला खोदना, कुआं खोदना आसान है क्योंकि यहाँ की मिट्टी मुलायम है। चौथा, यहाँ सदाबाहिनी नदियाँ हैं जहाँ से बड़ी आसानी से हम नहर निकाल सकते हैं। इन्हीं कारणों से भारत में सिंचाई की सुविधा का ज़्यादा विस्तार है। अब है सिंचाई के स्रोत की बात करते हैं, तो मैं पहले ही कर दिया हूं कि भारत में सिंचाई के 3 स्रोत हैं, नहर, तालाब और कुआं। तो सबसे पहले बात करते हैं नलकूप पर, मतलब कुआं या नलकूप की बात करें तो आपको बता दें कि भारत में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, हालांकि भारत के कई राज्यों में नलकूप है, नलकूप मतलब पंपी सेट, नलकूप के द्वारा विश्व के अन्य देशों में जितना भूमि को सींचा जाता है उससे कई गुना ज़्यादा भूमि, या यूँ कहें कि विश्व में सबसे ज़्यादा नलकूप से सींचा जाने वाला देश भारत है। और आपको बता दें कि भारत में 142 लाख हेक्टेयर भूमि, भारत की कुल भूमि का मतलब 142 लाख हेक्टेयर
जमीन मतलब भूमि। नलकूप के मतलब कुआं कहो या इसी को हम नलकूप भी कहते हैं, कुआं या नलकूप के द्वारा सींचा जाता है। प्रश्न है तो भाई भारत में इतना नलकूप क्यों है, तो ये बात की चर्चा जान ले कि भारत में नलकूप ज़्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ का जो वाटर लेयर है, पानी का जो लेवल है बहुत ऊपर है, और सबसे ज़्यादा नलकूप मतलब पंपी सेट या कुआं उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में अकेला लगभग 3 लाख नलकूप। उसके बाद तालाब की बात करते हैं तो भारत के कुल सिंचित भूमि का 4.6% भूमि तालाब से सिंचा जाता है। और एक मजेदार बात यह है कि देश का 90% तालाब दक्षिण भारत में है। देश का 90% तालाब कहाँ है, देश का 90% तालाब दक्षिण भारत में है। और सबसे अधिक तालाब किस राज्य में है, तो सबसे ज्यादा तालाब तमिलनाडु में है। इसका मतलब तालाब से सबसे ज्यादा सिंचाई किस राज्य में होता है, तो तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर है। उसके बाद कर्नाटक, केरल, इन राज्यों में भी तालाब से सिंचाई होती है, लेकिन सबसे नंबर 1 मतलब तालाब की संख्या सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश में है। प्रश्न है तो दक्षिण भारत में तालाब से सिंचाई क्यों होती है, नदी या नहर से क्यों नहीं होती है, तो आपको बता दें कि दक्षिण भारत में नदियों का अभाव है, और जो भी नदी दक्षिण भारत में है वह बरसाती नदी है, सदा नीरा या सदाबहानी नदी नहीं है। और तीसरी बात यह है कि दक्षिण भारत के जो चट्टान है वह कठोर है, जहां नहर निकालना या कुआं खोदना बड़ा भारी बात है। हम बात करते हैं नहर पर, तो भारत के कुल जमीन के 31.6% भूभाग पर, भारत के कुल सिंचित भूमि के 31.6% भाग पर सिंचाई नहर के द्वारा होती है। और भारत में सबसे ज्यादा नहर पंजाब हरियाणा, मतलब भारत में सबसे ज्यादा नहर की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा नहर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। नहर जो वर्तमान समय में उत्तर भारत में सिंचाई का एक महत्वपूर्ण साधन बनता जा रहा है। आपको बता दें कि भारत की जो सबसे लंबी नहर है, जिसे पहले राजस्थान नहर कहा जाता था, लेकिन वर्तमान समय में इंदिरा गांधी नहर कहा जाता है। और इंदिरा गांधी नहर को या राजस्थान नहर को मरु गंगा के नाम से भी, मतलब रेगिस्तान की गंगा के नाम से बुलाते हैं। और इंदिरा गांधी नहर को जल सतलुज नदी से प्राप्त होता है या सतलज नदी से प्राप्त होता है। अब है जल समस्या क्या है या जल संकट क्या है, तो मानव को जितना जल की जरूरत है, मानव को जितना जल की जरूरत है, यदि उतना जल मानव के पास नहीं है, या मानव को जितना जल की जरूरत है, आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुसार जल उपलब्ध न होना जल संकट कहलाता है। और जल संकट का मूल कारण क्या है, जल का अधिक दोहन होना, उसके बाद जल का प्रदूषित होना और जल का पुनः चक्रण नहीं किया जाना। फिर प्रश्न होगा कि जल संरक्षण क्या है, तो आप लिखेंगे जल का बचाव करना। जल का बचाव करना, जल को सुरक्षा प्रदान करना जल संरक्षण कहलाता है। तो फिर तीसरा प्रश्न आपसे आ सकता है, तो भारत में जल संरक्षण की विधियां कौन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो जल को संरक्षण करने के लिए हर गांव में, हर पंचायत में बड़े पैमाने पर तालाब खोदना चाहिए, क्योंकि तालाब खोदने के बाद जो वर्षा का जल आएगा उसमें रुक जाएगा और इसका धरती के अंदर चला जाएगा। दूसरा, हर व्यक्ति को अपने हैंडपंप मतलब चापाकल के बाल आगे एक सोख्ता का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि सोख्ता का निर्माण कर देने से कि चापाकल से जो पानी निकलता है और हमारे वस्त्रों को साफ करने के बाद या स्नान करने के बाद या बर्तन धोने के बाद जो पानी वेस्टेज जाता है वह सोख्ता के माध्यम से धरती के अंदर चला जाएगा। इसके अलावा छत वर्षा जल का, जैसे राजस्थान में खादी नौटाका बनाकर, महाराष्ट्र में तो नीरू मीरू मतलब जैसी योजनाएं काम कर रही जल संरक्षण के लिए। तमिलनाडु की सरकार ने तो छत वर्षा जल का संग्रह करना अनिवार्य बना दिया है। मतलब तमिलनाडु भारत का ऐसा राज्य है जहां छत वर्षा जल का संग्रह करना एक कानून बना दिया गया है।
तो छत वर्षा जल का संग्रह भी करना होगा हमें। और छत वर्षा जल का संग्रह कैसे होगा? तो छत पर जो वर्षा का पानी गिरता है उसको पाइप के माध्यम से धरती के अंदर गड्ढा खोद दिया जाए। उस गड्ढा को खादिन, टाका, जोहर या अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब है जल संरक्षण से क्या लाभ होगा? तो जल संरक्षण से क्या लाभ होगा कि जल की उपलब्धता बनी रहेगी, भविष्य में जल संकट का हमको झेलना नहीं पड़ेगा और हमारी अगली पीढ़ी इसका ईमानदारी से प्रयोग करता रहेगा। तो ये था जल संसाधन। उम्मीद है आप सबके लिए बड़ा ही अच्छा ज्ञान का स्रोत होगा। पुनः अगले वीडियो में अगला टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।